नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे कैलेंडर टॉपिक की। रीजनिंग हमारी चल रही है और रीजनिंग में देखिए कैलेंडर की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है, कैलेंडर क्या है, फिर कैलेंडर पर कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, कितने तरह के कैलेंडर हैं जो हमें पढ़ने हैं, और एग्ज़ाम के व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कैलेंडर जो टॉपिक है उसमें 60% प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, 40% है थ्योरी। राजस्थान पुलिस 2020 में 7 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी थ्योरी से क्वेश्चन आया था, है ना। तो बहुत सारी थ्योरी में से क्वेश्चन बनते हैं और प्रैक्टिकल तो है ही है। तो क्यों हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि कैलेंडर है क्या। सर कैलेंडर क्या है, तो सुन लीजिए। एक ऐसी समय सारणी जो दिन, दिनांक, माह, वार, वर्ष आदि का बोध कराती है। दोबारा सुन लीजिए। एक ऐसी समय सारणी जो दिन, दिनांक, माह, वार, वर्ष आदि का बोध कराती है, क्या कहलाती है सर? कैलेंडर कहलाती है। एक ऐसी समय सारणी जो दिन, दिनांक, माह, वार, वर्ष, भाई दिन होगा, दिनांक होगी, महीना बताएगी, वर्ष बताएगी, ये सारी चीज़ें जो दिन, दिनांक, माह, वर्ष, वार, इन सब की जो जानकारी देता है वो कैलेंडर कहलाता है। और एक और चीज़, एक बार क्वेश्चन बना था, निम्न में से पंचांग का अंग नहीं है। प्रश्न क्या बना था वो सुन लीजिए। निम्न में से पंचांग का अंग नहीं है, ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। ए दिन, बी योग, सी करण, डी वार। एक प्रश्न है, ये पूछा जा चुका है कि निम्न में से पंचांग का अंग क्या नहीं है, और ऑप्शन दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं सर? दिन, योग, करण और वार। दिन, योग, करण और वार। देखिए अगर बात करें पंचांग के अंग की, तो इसमें से पंचांग का अंग कौन सा नहीं है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए पंचांग क्या होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पंचांग क्या होता है। तो देखिए अगला पॉइंट, पंचांग एक ऐसी समय सारणी जिसके 5 अंग होते हैं। 5 अंग कोष्ठक में लिख देता हूं। तिथि, करण, नक्षत्र, वार और योग होते हैं। दोबारा सुन लीजिए। एक ऐसी समय सारणी जिसके 5 अंग होते हैं। 5 अंग कौन कौन से हैं? तिथि, करण, नक्षत्र, वार और योग। एक ऐसी समय सारणी जिसके 5 अंग होते हैं, तिथि, करण, नक्षत्र, वार और योग, क्या कहलाती है? पंचांग कहलाती है। अब हम इसका आंसर दे सकते हैं। निम्न में से पंचांग का अंग नहीं है सर जी, योग है, करण है, वार है, क्या नहीं है? दिन नहीं है। ठीक है, तिथि, करण, नक्षत्र, वार और योग। तिथि, करण, नक्षत्र, वार और योग, इन सबको मिलाकर के क्या बनता है सर? पंचांग बनता है। चलिए दोनों परिभाषाएं क्लियर हैं। एक तो कैलेंडर क्या है? ऐसी समय सारणी जो दिन, दिनांक, माह, वार, वर्ष आदि का बोध कराती है, कैलेंडर कहलाती है। पंचांग ऐसी समय सारणी जिसके 5 अंग होते हैं, तिथि, करण, नक्षत्र, वार और योग, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? पंचांग बनाते हैं। आगे बात करते हैं सर कैलेंडरों पर। तो देखिए अगर हम बात करें कैलेंडर की, सर कैलेंडर का थोड़ा सा इतिहास हम जान लेते हैं।
देखिए पुराने प्राचीन समय से अलग अलग कैलेंडर चलते आए हैं भारतवर्ष में, और अगर हम कैलेंडरों की बात करें, अगर कैलेंडरों को आधार माने तो याद रखें आप, आज भी हम विश्व से, पूरी जो संसार है, पूरा संसार जो है वो चल रहा है 2023 में, और हम भारतीय जो हैं, हम भारतीय, इसका तो प्रमाण है सर हमारे पास कि पूरी दुनिया 2023 वर्ष में चल रही है, हम भारतीय चल रहे हैं विक्रम संवत कितने में सर, 57 प्लस कर दीजिए 0802, 2080 में वर्ष में चल रहे हैं। कौन से वर्ष में चल रहे हैं हम? 2080 में वर्ष में। दोबारा सुन लीजिए, पूरी दुनिया जब 2023 में चल रही है तो हम कौन से वर्ष में चल रहे हैं? 2080 में वर्ष में चल रहे हैं। इसका तो लिखित प्रमाण है कि हमारा जो कैलेंडर है वो 57 वर्ष आगे चलता है। अब देखिए बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कैलेंडर हैं पढ़ने के लिए फ़िलहाल में। और अगर प्राचीन समय की बात की जाए तो मुनि भृगु हुए थे, उनके नाम पर एक कैलेंडर चला। मुनि विश्वामित्र ने एक कैलेंडर जारी किया था। तो अलग अलग कैलेंडर चलते आए हैं वर्तमान तक, लेकिन जो हमारे काम के हम उनकी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले जो कैलेंडर जो व्यवहार में आया वो कैलेंडर है सर विक्रम संवत। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। देखिए पहला जो कैलेंडर मैंने लिया है वो है सर विक्रम संवत। विक्रम संवत को हिंदू कैलेंडर भी कह देते हैं सर, विक्रम संवत को हिंदू कैलेंडर भी कह देते हैं। आगे सुन लीजिए, जो विक्रम संवत है हिंदू कैलेंडर है, महाराजा विक्रमादित्य के राज्यारोहण के समय इसे प्रतिपादित किया गया था, कुल पुरोहितों द्वारा बनाया गया कैलेंडर है। और इसका जो आधार है वो आधार मित्रों चंद्रमा को लिया गया है। इसका जो आधार माना गया है, क्या माना गया है? चंद्रमा को माना गया है। सुन लीजिए, चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है। किस पर आधारित है साहब? का जो आधार है वो क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है। इसके अलावा बात करें तो विक्रम संवत जो हिंदू कैलेंडर है, ठीक है, उसकी यदि हम बात कर रहे हैं तो महाराजा विक्रमादित्य के समय, राज्यारोहण के समय ये प्रारंभ हुआ था, कुल पुरोहितों द्वारा बनाया गया था। हुआ क्या था वो सुन लीजिए। आधार था इसका चंद्रमा, और चंद्रमा आधार कैसे था? मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। तो चंद्रमा को आधार माना गया था। प्रारंभ की जब बात करें, जब इस कैलेंडर को बनाया गया था स्टार्टिंग में, इस कैलेंडर में सर जी आप कुछ बातें सुन लीजिए। एक जो वर्ष थी उस वर्ष को बांटा गया था 360 दिन में। कितने दिन में बांटा गया था एक वर्ष को? 360 दिन में और 10 महीने में। कितने महीने? 10 महीने। ठीक है, 360 दिन और 10 महीने। प्रत्येक महीना 36 दिन का हुआ करता था। बाद में धीरे धीरे इस कैलेंडर में सुधार हुए और महीने 12 कर दिए गए। ठीक है, 12 महीने कर दिए गए। हर एक महीने के 2 पक्ष बनाए गए, एक था कृष्ण पक्ष, एक था आपका शुक्ल पक्ष। ठीक है, बोलते हैं ना अंधेरी रात और उजियारी रात। एक कृष्ण पक्ष था, एक शुक्ल पक्ष था। इस हिसाब से 36 दिन के महीने हुआ करते थे, कुल महीने होते थे 10। बाद में क्या हुआ, जब ये हमारे और कैलेंडर आए तो फिर से इसे डिवाइड किया गया और इस बार एक वर्ष को बांटा गया 365 दिन में, और 365 दिन में बांटने के बाद 12 महीनों में डिवाइड किया गया। लेकिन आज भी जो विशेष बात है वो आप लोग याद रखेंगे। आज भी विशेष बात कौन सी है? आज भी विशेष बात यह है, जब अधिवर्ष आता है, लीप ईयर आता है, जब लीप ईयर आता है या अधिवर्ष आता है तो जितने भी कैलेंडर हैं सब में एक दिन बढ़ता है। यहाँ हमारा जो विक्रम संवत है इसमें सर यदि लीप वर्ष आता है तो याद रखना एक दिन नहीं बढ़ता है, पूरा एक महीना बढ़ता है। और जो एक महीना बढ़ता है उसके बाद महीने हो जाते हैं 13। कितने महीने हो जाते हैं? 13। और जो महीना बढ़ता है वो कहलाता है अधिक मास, अधिक का महीना, या जिसे लौन का महीना भी अपन कह देते हैं। जब ब्रज 84 कोष की परिक्रमा प्रारंभ होती है, ये जो अभी जो वर्तमान में चल रही है 2023, इसमें भी सर 13 महीने हैं साल में। कितने महीने हैं? 13। विक्रम संवत 2080 चल रहा है और 13 महीने इसमें हैं, तो आप याद रखिए 13वां महीना बढ़ता है अधिक मास का। विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर आधार लिया गया है चंद्रमा को। एक वर्ष में 360 दिन हुआ करते थे, पहले 10 महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में बटे थे। बाद में सुधार हुआ तो एक वर्ष में 365 दिन अर्थात 12 महीनों में बांट दिया। आज भी एक बात विशेष जो है वो याद रखनी है आपको कि यहाँ पर जो लीप वर्ष आता है विक्रम संवत में, जो लीप वर्ष आता है तो लीप वर्ष में विद्यार्थियों
13 महीने होते हैं। और जो अपना अंग्रेजी कैलेंडर है, मान लीजिए ग्रिगोरियन कैलेंडर जिसे हम कहते हैं, उसमें एक दिन बढ़ता है, फरवरी 29 की हो जाती है तो लीप वर्ष है। यहाँ याद रखना है आपको, जब भी लीप वर्ष होगा, अधिवर्ष होगा, तो 13 महीने होंगे और 13वां महीना अधिक मास का होगा। अब देखिए, ज़्यादा मैं इन जानकारियों में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। हालांकि अगर अपन इतिहास की बात करें, चर्चा करते रहें तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, है ना। 1-2 क्लासेस में तो इतिहास ही कैलेंडर का अपन कवर कर पाएंगे, तो ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। इतना काफ़ी है कि भैया विक्रम संवत जो है वो, हाँ एक और बात, इसका प्रारंभ मैं आपको बता देता हूँ। प्रारंभ, सर जी विक्रम संवत का प्रारंभ माना जाता है 57 ईसा पूर्व। कब प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व महाराजा विक्रमादित्य के राज्यारोहण के समय से प्रतिपादित किया गया था कुल पुरोहितों द्वारा। आधार इसका चंद्रमा लिया गया था। एक वर्ष में 360 दिनों को पहले 10 महीने और 10 महीनों में बांटा गया। बाद में आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद सुधार हुआ, एक वर्ष को 365 दिन 12 महीनों में बांटा गया। फिर लीप वर्ष आई, लीप वर्ष में 13 महीने हुए, जबकि और जो कैलेंडर है उनमें एक दिन बढ़ता है, यहाँ पूरा एक महीना बढ़ जाता है सर। इस महीने को अधिक मास कहा जाता है। प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व में। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ तक हमने नॉर्मली जानकारी ले ली है और ज़्यादा डीप जाना भी नहीं है हमें, एक पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से पढ़ रहे हैं अपन। तो देखिए दूसरा कैलेंडर जो आया हमारे पास वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसी को सर अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर। बात करें सर इसका जो आधार है, इसका आधार वो है सूर्य। सूर्य को इसका आधार माना गया है, अर्थात पृथ्वी जो है वो अपना पूरा एक जो चक्कर लगाती है, जो चक्रण करती है, उस चक्रण में 365 दिन का समय लेती है, लगभग 365 से 1/4 दिन का। तो इसका जो आधार माना गया है वो सूर्य को मान लिया गया है कि सूर्य के बीच में रखा गया है। तो देखिए हुआ क्या था वो सुनिए आप। सबसे पहला कैलेंडर, हल्का सा मैं और बताता हूँ डीप, सबसे पहला जो कैलेंडर था वो था विक्रम संवत, हमने बना लिया। उसके बाद लगभग 50 वर्षों के बाद हमारे यहाँ कैलेंडर चलना प्रारंभ हो गया, तिथि चल रही है, माह चल रहे हैं, वार चल रहे हैं। लगभग 50 वर्षों के बाद कुछ अंग्रेजी दार्शनिक भारत भ्रमण पर आए। उनमें एक था 13वें नंबर के पादरी थे, 13वें पॉप का अर्थ होता है पादरी, 13वें पॉप जॉन ग्रेगरी। 13वें पॉप जॉन ग्रेगरी आए, प्लस इनके साथ इनके कुछ विद्यार्थी, मतलब स्टूडेंट, कुछ छात्र साथ में आए और ये आए थे भारत भ्रमण के लिए। जब ये भारत में भ्रमण कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि यार इंडियंस वेरी टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ये समय की गणना करते हैं, इनके पास दिन हैं, दिनांक, माहवार, वर्ष, सब चीज़ की गणना करते हैं ये, और ये तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट इंसान है। तो इन्होंने क्या किया, 13वें पॉप जॉन ग्रेगरी जो थे वो हमारे यहाँ भारत भ्रमण पे आए और यहाँ से हमारे कैलेंडर की, अर्थात हमारे विक्रम संवत की एक 2 कॉपी करा के ले गए सर। ठीक है, एक छाया प्रति ले गए, एक 2 कॉपी ले गए। लेकिन वो जो 2 कॉपी थी उस पर चित्र अंकित थे। क्या अंकित थे? चित्र। जैसे ये वाला चित्र था, मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी है, ये चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। कौन है ये? चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, ये थी हमारी पृथ्वी। अब हुआ क्या, यहाँ से वो ले गए, ले जा करके उन्होंने अपना कैलेंडर बनाने के लिए सोचा, ट्राई किया, और जब ट्राई किया तो उन्होंने ये चित्र जो है वो गलत पढ़ लिया सर। उन्होंने क्या पढ़ लिया कि यहाँ पर जो ये चंद्रमा है इसको तो उन्होंने मान लिया कि ये तो है वही पृथ्वी, और ये क्या है बीच में सेंट्रल में, बोला ये है सूर्य, और पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो इन्होंने पृथ्वी को केंद्र माना, सूर्य को केंद्र माना, उसके चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगवाए और काउंटिंग की कि पृथ्वी चक्कर लगाने में कितना समय ले रही है। तो याद रखना जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है इसका जो जन्मदाता है वो विक्रम संवत है। अंग्रेजी दार्शनिक भारत भ्रमण पे आए, यहाँ से हमारे कैलेंडर की 2 कॉपी ले गए, अपना बनाने की कोशिश की, लेकिन हमने तो यहाँ चंद्रमा को रखा था। उनसे यही गलती हुई कि उन्होंने यहाँ मान लिया सूर्य और यहाँ मान लिया पृथ्वी, और पृथ्वी का गुणन निकाला, और मेनली इसी बेस पर आधारित इनका कैलेंडर चलता है, सूर्य आधारित कैलेंडर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आधार किसको लिया साहब?
सूर्य को, किसको आधार लिया है इन्होंने? सूर्य को आधार लिया है, सूर्य को आधार माना है। बात करते हैं इस कैलेंडर का प्रारंभ कब हुआ। इसका प्रारंभ 01/01/01 पहला दिन, पहला वर्ष, पहला माह सोमवार मानकर किया गया था सर। क्या मानकर किया गया था? सोमवार मानकर किया गया था। इसके अलावा और काम की जानकारी इन्होंने काउंटिंग की कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाने में 365 सही 1/4 दिन का समय लेती है। कितने दिन का समय लेती है? 365 सही 1/4 दिन का। तो सर ने क्या किया, 13वें पाप जॉन जो ग्रेगरी थे, इन्होंने क्या किया, कैलेंडर बनाया, और जो कैलेंडर बनाया उसमें एक वर्ष को बांट दिया 365 दिन और 12 महीनों में। 12 जो महीने थे इनका नाम सर लिया गया फूलों के नाम पर। जो 12 महीने थे इनका नाम फूलों के नाम पर इन्होंने रखा, जूलियस, अगस्त, इस हिसाब से। तो याद रखिए अंग्रेजी जो कैलेंडर है इसका वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम है ग्रेगरियन कैलेंडर। आधार सूर्य को लिया गया है, प्रारंभ 1/1/1 सोमवार मानकर किया गया। पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाने में समय लेती है 365 से 1/4 दिन। इसी आधार पर इन्होंने कैलेंडर को बांटा। एक वर्ष में 365 दिन 12 महीने होते हैं। इस कैलेंडर को जो बनाने वाला था वो कौन था सर? प्रतिपादक अभी बताया था मैंने, 13वें पॉप जॉन ग्रेगरी। 13वें पॉप जॉन ग्रेगरी ने इसे बनाया, इसीलिए इसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर। वर्तमान में ये अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है, सभी देश इसी कैलेंडर का उपयोग करते हैं, ठीक है। और हमारे भारत में आज भी तिथियों को देखने के लिए विक्रम संवत का उपयोग किया जाता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है अंग्रेजी कैलेंडर, प्रतिपादक 13वें पॉप जॉन ग्रेगरी। आधार सूर्य, चंद्रमा, आधार सूर्य, प्रारंभ ये हुआ पृथ्वी, एक वर्ष को इतने दिनों में बांटा। अब होता क्या है वो सुनिए। 13वें पॉप जॉन ग्रेगरी की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है, हो गई। अब एक समस्या आई, इनके जो शिष्य थे उनमें से एक का नाम था ऑगस्ट क्राइसिस। क्या नाम था? ऑगस्ट। ऑगस्ट क्राइसिस महोदय के आगे एक समस्या आई कि सर आचार्य आपने 365 दिनों को तो बांट दिया भाई, 365 दिन को डिवाइड कर दिया आपने 12 महीनों में, लेकिन समस्या ये थी कि अभी जो ये रह गया है 1/4 डे, ये 1/4 दिन, इसका विभाजन नहीं किया था। तो इसका जो विभाजन है वो अगस्त महोदय ने किया और इन्होंने बताया कि भैया यदि हम 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 4 वर्षों तक यदि हम जोड़ते हैं तो पूरा एक दिन पूरा हो जाता है। और इस एक दिन को इन्होंने किस महीने में रख दिया? फरवरी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से 28 दिन बांट के गए थे आचार्य, जो इनके गुरुजी थे 13वें पॉप जॉन ग्रेगरी, वो पहले से 28 दिन का बना गए थे, तो इन्होंने एक दिन और बढ़ा दिया। कितने दिन की हो गई फरवरी? 29 दिन की। इसके अलावा और बात करें तो और सुन लीजिए, अगस्त ही थे जिन्होंने लीप वर्ष की परिकल्पना दी। लीप वर्ष की परिकल्पना देने वाले महोदय का नाम अगस्त क्राइसिस था। ये अंग्रेजी कैलेंडर की कुछ सामान्य जानकारियां हैं। अच्छा, एक मेन फैक्ट और आपको मैं बता देता हूं, यहां देखिए, हमारा जो कैलेंडर है विक्रम संवत, जब दुनिया में कहीं कैलेंडर नहीं चलता था, दुनिया जब गणना नहीं करना जानती थी, तब हम कैलेंडर से दिनों की गणना करते थे। तो हम इस विश्व से बहुत आगे हैं, हम जो सनातन लोग हैं हम विश्व से बहुत आगे हैं। आज भी हम 2080वें वर्ष में चल रहे हैं, दुनिया 2023 में चल रही है, हम 2080वें वर्ष में चल रहे हैं। इसके लिखित प्रमाण है बाकायदा। हमारा विक्रम संवत 57 साल आगे चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर से, ठीक है। अब एक और बात सुनिए, देखिए हमारा जो विक्रम संवत है इसका आधार क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा कब निकलता है सर? चंद्रमा निकलता है रात में। चंद्रमा कब निकलता है? रात में। तो हमारे यहाँ जो तिथियां हैं, तो तिथि हैं, वो तिथि कब चेंज होती है सर? दिन में चेंज होती है, ध्यान रखना। हमारा जो कैलेंडर है उसका आधार है चंद्रमा। चंद्रमा निकलता है रात में, तो तिथियां कब चेंज होंगी? तिथियां चेंज होती हैं दिन में। तभी तो कहते हैं दौज और तीज एक हो गई है सर, एक ही दिन दौज पड़ रही है, एक ही दिन तीज है। सर दीपावलियां 2 हैं, आज दोपहर 1:30 बजे से दीपावली शुरू होगी और कल प्रातः 11 बजे तक दीपावली है ना। कई त्योहार 2 दिन पड़ते हैं,
कई त्योहार एक दिन में 2-2 तिथियां पड़ती हैं, दौज तीज एक ही पड़ रही है साहब, चौथ पाँचे एक ही पड़ रही है ना, या फिर हो सकता है दीपावली 2 पड़ रही हो, रक्षाबंधन 2 दिन मनाया जा रहा है ना, होली 2 दिन की पड़ रही है अलग अलग। तो ऐसा होता है क्यों, वो सुन लीजिए। ऐसा होने का कारण यह है कि हमारा जो आधार है कैलेंडर का वो है चंद्रमा। चंद्रमा निकलता है रात में, तिथियां कब बदलती हैं, दिन में बदलती हैं। हमारी जो डेट चेंज होती है वो दिन में होती है सर, है ना, दिन में चेंज होती है। और वहीं बात करें अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर की, तो इसका आधार है सूर्य। इसका आधार क्या है, सूर्य। तो इसमें जो दिनांक बदलती है वो दिनांक सर रात को बदलती है, और इन्होंने तो फिक्सेशन कर रखा है फिक्स 12 बजे। आज मान लीजिए 15 अगस्त है, रात 12 बजे से क्या हो जाएगा 16 अगस्त, फिर रात 12 बजे से 17 अगस्त। कारण समझ में आ रहा है। हमारा जो आधार है कैलेंडर का वो क्या है, चंद्रमा। तिथियां दिन में बदल रही हैं, क्यों, चंद्रमा रात में निकलता है, अपोजिट हो रहा है। इनका जो आधार है वो क्या है, सूर्य। सूर्य इनका आधार है, तो सूर्य कब निकलता है, दिन में, तो इनकी तिथियां कब बदल रही है, रात में बदल रही हैं। क्लियर सर यहाँ तक ये सारी चीज़ें। चलिए बिल्कुल नॉर्मल में आपको देखिए ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है ना, ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल परिचय अपन पढ़ रहे हैं। उसके बाद अपन स्टार्टिंग करेंगे जो पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो 2 कैलेंडर हम यहाँ पढ़ चुके हैं, तीसरे की बात करते हैं। बिल्कुल सामान्य परिचय देना चाहूँगा मैं बस। एक होता है नंबर तीसरा शक संवत। शक संवत सम्राट शक के समय प्रारंभ हुआ था। शक संवत इतना याद रखना है केवल कि शक संवत जो है वो भारतीय राष्ट्रीय, जो शक संवत है सर वो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यदि आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्या प्राप्त है सर, शक संवत को भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, बस ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। देखिए है ना, इन चीज़ों में से प्रश्न आपके जीके में बन सकता है, बाकी रीजनिंग में कहीं नहीं बनता। और हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की। देखिए शक संवत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये बात आपको याद रखनी है। हमारा जो संवत है वो है विक्रम संवत। एक तीसरा कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब हमने 3 पढ़े, अब हम देखिए इसका प्रारंभ भी अपन देख लेते हैं। प्रारंभ होता है 78 ईस्वी को, इसका प्रारंभ है 78 ईस्वी को। अब हम तीनों की एक बार बात कर लेते हैं, एक साथ ज्वाइंट करके। देखिए सबसे पहला और सबसे प्राचीन जो कैलेंडर इन तीनों में से हमारे पास है वो है सर विक्रम संवत। और विक्रम भैया जो है वो जो कितना बड़ा है सर, वो 57 वर्ष बड़ा है। 57 साल पहले इसका प्रारंभ हुआ था। किससे, तो आधार मान रहे हैं हम अंग्रेजी कैलेंडर को, ग्रेगोरियन कैलेंडर। हमने मान लिया 00, इससे 57 साल बड़ा है विक्रम भैया। और तीसरे नंबर पर आया था हमारे पास शक संवत। शक संवत जो है वो क्या है, वो इससे 78 साल बाद बना है, तो 78 साल छोटा है। विक्रम संवत सबसे बड़ा है, सबसे बड़े भाई का नाम विक्रम 57 साल बड़ा, सबसे छोटे भाई का नाम शक संवत। कितने साल छोटा है, 78 साल छोटा है। किससे, अंग्रेजी से। ये हमने आधार ले लिया है बीच में। चलिए यहाँ तक की बात हम क्लियर कर चुके हैं। अब सीधा मैं आपको टाइपों पर ले चलता हूँ, है ना, स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। देखिए सर, प्रकार 1 टाइप फर्स्ट। अब देखिए हम क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ साथ थ्योरी करते चलेंगे। वहीं थ्योरी होती रहेगी और वहीं क्वेश्चन हमारा चलता रहेगा। चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। टाइप फर्स्ट, कैलेंडर पर आधारित सामान्य प्रश्न। नॉर्मली जो क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। एक एक प्रश्न मैं आपको कराता चलूँगा, साथ ही साथ उनसे जुड़ी हुई थ्योरी भी बताते चलेंगे। जैसे पहला प्रश्न आया, निम्न में से इस वर्ष फरवरी 29 दिन की होगी। निम्न में से किस वर्ष फरवरी 29 दिन की होगी। ऑप्शन ए आ गया सर 1942, ऑप्शन बी आ गया सर 1946, ऑप्शन डी आ गया 1852, एक मिनट, डी आ गया और फिर डी आ गया मान लीजिए 1600
94। ये 4 विकल्प आ गए। निम्न में से किस वर्ष फरवरी 29 की होगी? अब इससे रिलेटेड थ्योरी क्या है वो थ्योरी आप सुन लीजिए। देखिए, निम्न में से किस वर्ष फरवरी होगी 29 दिन की। अब फरवरी 29 दिन की होती कब है वो सुन लीजिए। देखिए, फरवरी हमें बतानी है 29 दिन की। सर यहाँ मैं आपको बताऊंगा। देखिए थ्योरी क्या है। जो वर्ष होती है उस वर्ष को, जो वर्ष होती है उस वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है। 2 प्रकार की वर्ष होती हैं। एक होती है जिसे हम कहते हैं सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष। एक होती है हमारे पास सर लीप वर्ष, या इसी को कह देते हैं हम अधिवर्ष। लीप ईयर तो हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। तो 2 तरह की वर्ष होती हैं, एक तो सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में क्या होता है सर? सामान्य वर्ष में एक वर्ष में होते हैं 365 दिन, ठीक है। और मेन बात जो है वो है फरवरी की। तो फरवरी होती है सामान्य वर्ष में 28 दिन की। जबकि जो लीप वर्ष होता है, इस लीप वर्ष में एक वर्ष को बांटा गया है सर 366 दिनों में। एक वर्ष को बांटा गया 366 दिनों में। और जो फरवरी है वो फरवरी होती है सर 29 दिन की, ठीक है। ये तो हो गया लीप वर्ष, ये हो गया आपका सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, फरवरी 28 दिन की होती है। लीप वर्ष में, अधिवर्ष में एक वर्ष में 366 दिन होते हैं और फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। सर जी कैसे पहचाने, कैसे पहचाने कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा सामान्य वर्ष है? अर्थात कैसे पहचान करें कि कब फरवरी 29 की आएगी और कब फरवरी 28 की आएगी? तो इसे पहचान करने के लिए सर हमारे पास तरीका है। वो तरीका क्या है वो सुन लीजिए। जो भी वर्ष है उस वर्ष के अंतिम 2 जो अंक हैं, अंतिम 2 अंकों में आप भाग दे दीजिए किसका? 4 का। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दीजिए। यदि 4 का भाग चला गया तो लीप वर्ष है, मतलब फरवरी 29 की है। यदि 4 का भाग नहीं जाता है तो सामान्य वर्ष है, मतलब फरवरी 28 की है। देखते हैं, देख करके देखिए। हमें ये बताना था निम्न में से किस वर्ष फरवरी 29 की होगी। फरवरी 29 की होगी मतलब क्या बताना है हमें? लीप ईयर बताना है। देखिए यहाँ 42 है, 4 का दिया भाग अंतिम 2 अंकों में, 4 दानी के 40, 2 बच रहा है। क्या पूरा पूरा गया? क्या नहीं गया सर। तो ये है सामान्य वर्ष और इसमें फरवरी जो है वो होगी 28 दिन की। 40 में 4 का भाग, तो देखिए 11 चौक 44, नहीं गया सर। इसमें भी फरवरी कितने की होगी? 28 दिन की होगी। 4 का भाग 13 चौक 52, गया पूरा पूरा भाग गया। तो ये लीप वर्ष है, यहाँ फरवरी होगी 29 दिन की। 4 का दिया, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 तिया 12, 2 शेष रह गया, नहीं गया, मतलब फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी। आंसर आ जाएगा सी। इसी तरह सर हम प्रत्येक प्रश्न में थ्योरी की बात करते चलेंगे। चलिए, यहाँ पहला प्रश्न था निम्न में से किस वर्ष फरवरी 29 दिन की होगी। हमने बात की कि फरवरी 29 की होती है लीप वर्ष में और 28 की होती है सामान्य वर्ष में। कैसे पता चलेगा कि लीप वर्ष है या नहीं है? तो अंतिम 2 अंकों में जो भी वर्ष दिया जाए कि अंतिम 2 अंकों में आपको किसका भाग देना है? 4 का। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देके देख लीजिए। यदि 4 का भाग जाता है पूरा पूरा तो फिर फरवरी जो होगी 29 दिन की होगी, और 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो फरवरी 28 दिन की होगी। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आगे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न आया कौन सा वर्ष अधिवर्ष है, अर्थात कौन सा वर्ष लीप ईयर है? ए 1700, बी 1800, सी 1900, डी 2000। कौन सा वर्ष जो है इनमें से वो क्या है सर? अधिवर्ष है। अब देखिए हमने बात की थी अभी सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की। अब हम बात कर रहे हैं इनमें से कौन सा अधिवर्ष है। अधिवर्ष का मतलब इनमें से कौन सा साल ऐसा है जिसमें फरवरी
इसमें फरवरी होगी 29 दिन की। कैसे निकालेंगे सर? तो देख लीजिए, जो वर्ष हैं, क्या ये वर्ष हैं क्या सर? वर्ष लग रहे हैं क्या आपको? नहीं सर, ये क्या है? ये है शताब्दियाँ। शताब्दियाँ क्या होती हैं? सुनिए अब यहाँ, शताब्दी वो होती है जिसके अंतिम 2 अंक जो है ना वो 2 जीरो हों। अंतिम 2 अंक 2 जीरो हों, वो क्या कहलाती हैं? शताब्दियाँ कहलाती हैं। शताब्दी भी 2 प्रकार की हैं। जिस प्रकार हमने वर्षों को 2 भागों में बांटा था, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, उसी तरह शताब्दियाँ भी 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सामान्य शताब्दी और नंबर 2 लीप शताब्दी। सामान्य शताब्दी और लीप शताब्दी। अब जो सामान्य शताब्दी है और लीप शताब्दी है, दोनों में डिफरेंस सुन लीजिए क्या है। सामान्य शताब्दी वही है जैसे सामान्य वर्ष होती है। एक वर्ष को बांटा जाता है 365 दिन में, और फरवरी जो है वो होगी सर 28 दिन की सामान्य शताब्दी में। लीप जो शताब्दी होगी उसमें वही सिस्टम है, एक वर्ष में 366 दिन होंगे, और जो फरवरी होगी वो होगी सर 29 दिन की। फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। चलिए, सामान्य वर्ष, सामान्य शताब्दी और लीप शताब्दी में ये अंतर हो गया। बात आती है मेन पहचान की। सर कैसे पहचान करेंगे हम कि सामान्य शताब्दी है या लीप शताब्दी है? देखिए, यदि 4 के भाग की बात करें तो 4 का भाग तो सब में जा रहा है। फिर ऐसा है कि जो शताब्दी वर्ष होगा उसमें भाग देंगे सर 400 का। जिसमें 400 का भाग पूरा चला गया वो होगा हमारा शताब्दी वर्ष, इसमें नहीं जाएगा वो होगा हमारा सामान्य वर्ष। देखिए, 400 का डिवाइड दिया, गया क्या? नहीं गया। नहीं गया तो ये सामान्य वर्ष है, फरवरी 28 की होगी। कैसा वर्ष है ये? सामान्य शताब्दी वर्ष। ठीक है, यहाँ 400 का भाग दिया, गया क्या? नहीं गया। फरवरी 28 की मतलब सामान्य शताब्दी वर्ष। 400 का भाग दिया, गया क्या? नहीं गया, मतलब फरवरी 28 की सामान्य शताब्दी वर्ष। 2000 में 400 का भाग दिया, 2 जीरो 2 जीरो 4 पंजे 20, पूरा भाग गया, मतलब फरवरी हो जाएगी 29 दिन की, और ये कहलाएगा हमारा लीप शताब्दी। कौन सा शताब्दी कहलाएगा भाई? लीप शताब्दी कहलाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक तो होता है सामान्य शताब्दी, एक होता है लीप शताब्दी। एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। यदि वर्षों की जांच करनी है तो भाग देना होता है 4 का, और यदि शताब्दियों की जांच करनी है तो भाग देना होता है 400 का। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो देखिए किस तरीके के और प्रश्न बनते हैं इसमें। देख लीजिए एक बार, जैसे हम तीसरा प्रश्न लेके चलते हैं सर, और तीसरे प्रश्न में हम बात, देखिए शताब्दियों की उसकी बात कर ली है हमने, लीप वर्षों की। अब हम तीसरे प्रश्न में बात करते हैं, मान लीजिए फरवरियों की, है ना, और उसके बाद हम बात करेंगे कैलेंडरों की। तो देखिए तीसरा प्रश्न मैंने एक लिया, प्रथम 400 वर्षों में, प्रथम 400 वर्षों में कितनी बार, प्रथम 400 वर्षों में कितनी बार फरवरी 29 दिन की होगी, या कितनी बार 29 फरवरी आएगी। देखिए प्रथम 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी। प्रथम 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी। ऑप्शन ए 100 बार, ऑप्शन बी 99 बार, ऑप्शन सी 98 बार, ऑप्शन डी 97 बार। प्रश्न ये है, प्रथम 400 वर्षों में फरवरी कितनी बार आएगी। प्रथम 400 जो वर्ष होंगे उनमें फरवरी कितनी बार आएगी, बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रथम 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। देखिए सर, यदि हम 29 फरवरी की बात करते हैं, लीजिए बहुत से विद्यार्थी ये करेंगे कि सर 400 डिवाइड बाई हर 4 साल में एक बार आती है, 4 का भाग दिया सर 100 बार आ गई। बिल्कुल नहीं, गलत है, 100 बार नहीं आएगी। देखिए एक बार आप ढंग से मैं समझाता हूँ आपको चीज़ों को। प्रथम जो 100 वर्ष होंगे, गौर करना, प्रथम जो 100 वर्ष होंगे
उन 100 वर्षों में फरवरी कितनी बार आनी चाहिए? 100 में भाग दिया 4 का, हर 4 साल में एक बार आती है, कितनी बार आनी चाहिए? 25 बार। लेकिन क्या वास्तव में 25 बार आती है? देखिए सर, यहाँ आपने एक गलती की। यहाँ आपने क्या गलती की? आपने जो 100वां वर्ष है, 99 तक तो ठीक है, आपने जो 100वां वर्ष है उसमें भाग दिया है 4 का 100वें वर्ष में, इसीलिए 25 बैठ रही है ना। जबकि 100वां क्या है? 100वां वर्ष नहीं है, 100वां क्या है? शताब्दी है। 100वां क्या है? शताब्दी है। और मित्रों, शताब्दी में भाग दिया जाता है 400 का, या 100 में 400 का भाग क्या पूरा पूरा जा रहा है? क्या नहीं जा रहा? तो इसका मतलब जो 100वां वर्ष है वो लीप नहीं है। इसका मतलब 100वां वर्ष क्या नहीं है? लीप नहीं है। और 100वां वर्ष यदि लीप नहीं है तो हमने एक बार ज़्यादा पढ़ लिया फरवरी को, तो फरवरी 29 कितनी बार होगी सर? देखिए, 100वां वर्ष लीप नहीं है, फरवरी 29 कितनी बार होगी? 24 बार आएगी प्रथम 100 वर्षों में। फिर बात करें हम 200 वर्षों की, 200 वर्षों तक, तो 200 वर्ष भी लीप वर्ष है क्या? 200वां नहीं है, तो भी फरवरी कितनी बार आएगी? 24 बार। फिर 300 वर्षों तक, क्या ये लीप वर्ष है क्या? नहीं है, तो फरवरी कितनी बार? 24 बार। 400वां वर्ष, क्या ये लीप वर्ष है क्या? 400वां लीप शताब्दी है, 400 में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, लीप शताब्दी है, तो 25 बार आएगी। और यदि हम टोटल करें, देखिए 24, 24, 24, 25, 97, 97 बार। कितनी बार आएगी सर? 97 बार आएगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? कितनी बार आएगी? 97 बार आएगी। एक बार इधर और देख लीजिए, देखिए प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्ष होंगे 24, 200 वर्षों में कितने होंगे? 24, 300 वर्षों में 24। जैसे ही 400वां वर्ष आएगा, शताब्दी हो गया 25, 500वें वर्ष में 24, 600वें वर्ष में 24, 700वें वर्ष में 24, 800वें वर्ष में 25। क्यों? क्योंकि शताब्दी हो गया। देखिए, जहाँ जहाँ शताब्दियाँ आएंगी वहाँ वहाँ 25 होगा। जैसे 900वें वर्ष में 24, 1000वें वर्ष में 24, 1100वें वर्ष में 24। लेकिन जैसे ही 1200वां वर्ष आएगा कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। अब तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्ष 24 होते हैं, 200 में 24, 300 में 24, 400 में 25। जब लीप शताब्दी आएगी तो 25 लीप वर्ष आएंगे, बाकी प्रत्येक 100 सालों में 24-24 लीप वर्ष आएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक और प्रश्न अपन ऐसा ही ले लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4, आपको बताना है प्रथम 800 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी? कितनी बार 29 फरवरी आएगी? ए 150 बार, बी 200 बार, सी 194 बार, डी 197 बार। ये आपके 4 विकल्प हो गए। प्रथम 800 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? प्रथम 800 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखिए एक बार, कितनी बार आएगी? 29 फरवरी पूछा है सर। पहले 100 वर्ष जब आएंगे तो फरवरी कितनी? 24। 200वां जो वर्ष आएगा उसमें फरवरी 24। 300वें वर्ष में 24। 400वें वर्ष में 25। 500वें वर्ष में 24। 600वें वर्ष में 24। 700वें में 24 और 800वें वर्ष में कितना आएगा साहब? 25 आएगा। सबके 25 मान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 25 8 200। 200 में से 1 2 3 तो ये गया और 3 ये गया, 6 गया। 200 में से 6 गया तो क्या बचा सर? 194 बचा। कितनी बार? 194 बार 29 फरवरी आएगी। प्रथम 800 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 194 बार आएगी, 194 बार आएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5, बात करते हैं प्रथम 600 वर्षों में
प्रथम 600 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? बात करते हैं प्रथम 600 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? प्रथम 600 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? देख लीजिए। ए 145 बार, बी 147 बार, सी 6600 बार, डी 6745 बार। ये आपका प्रश्न है सर कि प्रथम 600 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। देखिए गलती मत करना, बात यहाँ की गई है 29 तारीख की, 29 फरवरी नहीं है, 29 तारीख है। तो जो 29 तारीख है वो प्रत्येक वर्ष में 11 बार तो निश्चित तौर पर आती है। मान लीजिए मैं फरवरी हटा देता हूँ भाई, मैं फरवरी के महीने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक साल में कुल 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में से मैंने फरवरी का महीना हटा दिया, बचे कितने? 11 महीने। और प्रत्येक महीने में मान लीजिए 29 तारीख आती है एक बार। 29 जनवरी, 29 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, प्रत्येक महीने में 29 तारीख आती है। तो एक वर्ष में 29 तारीख आती है 11 बार। एक वर्ष में कितनी बार? 11 बार। तो बात करें हम 600 वर्षों में, तो 600 जो वर्ष हैं उनमें 11 बार एक वर्ष में आती है। तो 600 वर्षों में हो गई 600 × 11 अर्थात 6600 बार। कितनी बार? 6600 बार आ गई सर जी क्या? 29 तारीख। अब बात करते हैं हम लीप वर्षों को अलग काउंट कर लेते हैं। देखिए हमने फरवरी छोड़ दी थी, यदि हम फरवरियों की बात करें 29 वाली, तो प्रथम 100 वर्षों में आती थी 24, फिर 200 वर्षों में हो जाएंगी 24, 300 वर्षों में हो जाएंगी 24, 400 वर्षों में 25, 500 वर्षों में 24 और 600 वर्षों में 24। बात करें सर जी, देखिए अगर 25 मानूं सबको, 25 × 150, 1 2 3 4 5 घटाइए 145 बार। तो 145 ये भी तो जुड़ेंगी, तो कुल 29 तारीख जो होगी, कुल 29 जो तारीख होगी वो आएगी 6600 + 145, 6745 बार। कितनी बार सर? 6745 बार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए 1 मिनट और रुकिए। आगे बात करते हैं। आपने देख ही लिया होगा 6745 बार यहाँ पर ही आ जाएगी हमारी 29 तारीख। ये हमारे यहाँ तक के प्रश्न हो गए हैं। आगे चलते हैं 6वें प्रश्न की तरफ। तो देखिए और क्या क्या बनता है इसमें। हमने बात की कैलेंडर में लीप वर्ष की, शताब्दी वर्ष की, तारीखों की बात की, सामान्य वर्ष की बात की, लीप वर्ष की बात की। इसके बाद हमने बात किया कि प्रथम 100, 200, 300, 600 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आती है। अब हम बात करते हैं सर कैलेंडर की। तो देखिए अगला जो प्रश्न है मैं लेके चल रहा हूँ, जैसे प्रश्न संख्या 6। मान लीजिए आपसे पूछा गया वर्ष 2023 में कौन सा विक्रम संवत होगा। वर्ष 2023 में कौन सा विक्रम संवत होगा। ऑप्शन ए 2070, ऑप्शन बी 2080, ऑप्शन सी 2078, ऑप्शन डी 2081। मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है कि भाई वर्ष 2023 में कौन सा विक्रम संवत होगा। अब देखिए इसके लिए थ्योरी की बात कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन चल रहा है, साथ में थ्योरी चल रही है। क्वेश्चन हमारा ये रहा, बात करते हैं थ्योरी की। तो थ्योरी आपको याद होगी, सबसे बड़ा जो होता था विक्रम भैया होता था, अर्थात विक्रम संवत सबसे बड़ा। उससे जस्ट छोटा था अंग्रेजी कैलेंडर, अर्थात ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, अंग्रेजी जो कैलेंडर है वो। और थर्ड नंबर पर आता था हमारा शक संवत, और शक संवत की बात करें तीसरे नंबर पर है। इसका प्रारंभ जो था वो था 57 ईसा पूर्व। इसको माना था हमने 00, मतलब पहला दिन, पहला माह और पहला वर्ष मान के इसका प्रारंभ किया था। तीसरा ये 78 ईस्वी में पैदा हुआ है, तो तीनों की डेट ऑफ बर्थ लिख दी है हमने। इसको 57 ईसा पूर्व पैदा हुआ है, इसको 00 मान लिया, और इसको मान लिया हमने 78 ईस्वी। अब देखिए देखते हैं, यदि कहीं हमें अंग्रेजी कैलेंडर में कोई सन मिलेगी तो वो मिलेगी सर ईस्वी में लिखी हुई।
इसमें लिखी हुई ईस्वी में, ये मिलेगी विक्रम संवत में, और ये आपको शक संवत में। तो देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है वो कह रहा है कि सर यदि, उसने कहा है, देखिए यहाँ पर प्रश्न को, वर्ष 2023 में कौन सा विक्रम संवत होगा। अब जो वर्ष 2023 है ये अंग्रेजी कैलेंडर की है, निकालना है विक्रम संवत। 57 साल पहले पैदा हुआ था, 57 साल बड़ा है पहले पैदा हुआ है, तो इसमें 57 प्लस कर देंगे यदि विक्रम संवत चाहिए। यदि हमें निकालना है ईस्वी सन शक संवत तो माइनस कर देंगे 78। क्लियर सर, विक्रम संवत के लिए 57 प्लस करना है, शक संवत के लिए 78 प्लस करना है। क्या सर, हमें निकालना था विक्रम संवत, निकालते हैं। 2023 वर्ष दे रखा है, प्लस कर दिया 57, कितना आ गया 2080। तो विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, 2080 चल रहा है। विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, 2080 चल रहा है। चलिए ऐसे ही और प्रश्नों की बात करते हैं इसी पर आधारित। देखिए जैसे मान लीजिए अगला प्रश्न मैंने ले लिया 7वां, वर्ष 2023 में कौन सा शक संवत होगा। वर्ष 2023 में कौन सा शक संवत होगा। अब हमसे क्या पूछा है, अब वर्ष दी है 2023, पूछ लिया है शक संवत। आपको याद रखना है शक संवत छोटा है या बड़ा, छोटा है, सबसे छोटा शक संवत ही है। किससे, अंग्रेजी कैलेंडर से भी छोटा है। कितने साल छोटा है, 78 साल छोटा है। तुरंत यदि हमें निकालना है शक संवत तो क्या करना पड़ेगा, 2023 में से माइनस करना पड़ेगा 78। घटाया सर 13 में से 8 गए, कितने आए 5, बचा 1 में से 7 जाएगा नहीं, हासिल ले लिया, कितना हो गया 11 में से 7 गए, 4 बचे, यहाँ आ गया 19। तो 1945 में क्या चल रहा है, शक संवत। क्लियर है। विक्रम संवत यदि निकालना है, अंग्रेजी कैलेंडर से विक्रम संवत निकालना है 57 प्लस, विक्रम से अंग्रेजी निकालना है 57 माइनस, अंग्रेजी से शक संवत निकालना है 78 माइनस, और अंग्रेजी शक से अंग्रेजी निकालना है तो 78 प्लस करना है। और देखिए जैसे मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, मान लीजिए पूछ लिया गया आपसे कि भाई 1930 शक संवत में कौन सा ईस्वी सन होगा, कौन सा ईस्वी सन होगा। देखिए अब यहाँ पर 1930 दिया है शक संवत, पूछा है ईस्वी सन, मतलब कि शक संवत दे रखा है, अंग्रेजी कैलेंडर पूछा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, देखिए जब हमें अंग्रेजी से शक निकालना था 78 माइनस करते हैं, अब शक संवत दे रखा है और निकालना क्या है, अंग्रेजी कैलेंडर निकालना है, तो क्या करेंगे 1930 में प्लस कर देंगे 78, 8 7 और 3 10 की 0 हासिल 1 और 20, 2008। ठीक है, जब 1930 शक संवत चल रहा था तो वर्ष कौन सा था, 2008 था। क्लियर है। चलिए एक प्रश्न और यहाँ पर अपन ले लेते हैं लास्ट में, इसी पर आधारित। देखिए नौवां प्रश्न, एक मिनट, चलिए देखिए 9वें प्रश्न की बात कर लेता हूं मैं। 9वां प्रश्न, मान लीजिए शक से डायरेक्ट विक्रम या विक्रम से शक पूछ ले, जैसे शक संवत 1905 में कौन सा विक्रम संवत होगा। अब देखिए शक संवत दिया गया है 1905, पूछा गया है विक्रम संवत। आपके दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए, शक संवत सबसे छोटा है, सबसे बड़ा कौन था, विक्रम संवत। दोनों के बीच में गैप देखिए, यहाँ 57 यहाँ 78, यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं गैप को तो गैप बैठता है 135। यदि शक दे के विक्रम पूछे तो 135 प्लस, और यदि विक्रम दे के शक संवत पूछे तो 135 माइनस करना है आपको, या तो 135 प्लस करना है या 135 माइनस करना है। करते हैं सर। देखिए शक से विक्रम पूछा है, मतलब विक्रम क्या होता है, बड़ा होता है, तो विक्रम पूछा है, निकाल देते हैं 1905 प्लस 135, क्योंकि बड़ा है, पहले पैदा हुआ है, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और 2 1940। जब 1905 विक्रम संवत शक संवत चल रहा होगा
तो विक्रम संवत कौन सा चलेगा, 2040 चलेगा सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। और देखिए जो सामान्य प्रश्न कैलेंडर पर आधारित बनते हैं, जो भी प्रश्न सामान्य बनते हैं कैलेंडर पर आधारित बनते हैं, उनकी हम बात कर चुके हैं। शताब्दी की, शक संवत, विक्रम संवत, ये सब निकालना अपन सीख चुके हैं। और इसके बाद जो प्रकार 2 आएगी, टाइप 2 की हम बात करेंगे। वो प्रकार 2 सुन लीजिए। प्रकार 2 जो आएगी वो आएगी माह के कैलेंडर पर आधारित प्रश्न। मतलब 1 महीने का कैलेंडर होता है, पर आधारित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। चौथा मंगल कब होगा, तीसरा शुक्रवार कब होगा। यदि किसी 30 दिन के महीने की 1 तारीख को रविवार है तो इस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे, है ना। यदि किसी 31 दिन के महीने का प्रारंभ शनिवार से हुआ है, महीने का अंतिम दिन क्या होगा, चौथा मंगल कब होगा, तीसरा सोमवार कब होगा। ऐसे जो प्रश्न बनेंगे उनकी बात करेंगे हम इस सेकंड टाइप में, ठीक है। और तब तक के लिए इसकी बात भी कल होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। आप सभी का आदित्य क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।